द डिबेट में आपका स्वागत है। आज 27 अप्रैल 2026 सोमवार है। आज हम निवेश की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक के दिमाग में आता है। हाँ, सवाल ये है कि किसी व्यवसाय का सही इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसका वास्तविक मूल्य कैसे तय होता है। क्या ये पूरी तरह से भविष्य के नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो की गणितीय निश्चितता पर निर्भर है, या फिर क्या गुणात्मक चीजें जिन्हें हम इकोनॉमिक मोट्स या आर्थिक खाइयां कहते हैं और मैनेजमेंट की गुणवत्ता, क्या वो ज्यादा मायने रखती हैं? देखिए, मेरा पक्ष इस चर्चा में बहुत स्पष्ट है। निवेश अंततः पूरी तरह से गणित है। जॉन बोर विलियम से लेकर बेन ग्राहम तक सबने यही साबित किया है कि भविष्य के कैश फ्लो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही एकमात्र सत्य हैं। आप कहानी कितनी भी अच्छी सुना लें, अंत में सब कुछ एक्सेल शीट के नंबरों में ही सिद्ध होना चाहिए। मैं इस नजरिए को थोड़ा सीमित मानती हूँ। फिल फिशर और चार्ली मुंगेर जैसे दिग्गजों ने हमें सिखाया है कि बिना इकोनॉमिक मोट्स और बेहतरीन मैनेजमेंट के आपके सारे गणितीय मॉडल किसी काम के नहीं हैं। मतलब आप सिर्फ कुछ फॉर्मूले लगाकर भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। चलिए निवेश के बिल्कुल बुनियादी उसूलों से शुरू करते हैं। निवेश का सीधा सा मतलब क्या है? आज कुछ पैसे लगाना ताकि कल आपको उससे ज्यादा पैसे मिले। जॉन बूर विलियम्स ने इसे बड़े मजेदार तरीके से कहा था कि गाय दूध के लिए है, मुर्गी अंडे के लिए और शेर नकद के लिए। हाँ, वो एक क्लासिक कहावत है। बिल्कुल। और 600 ईसा पूर्व में ईसप ने भी एक शानदार बात कही थी, हाथ में एक पक्षी झाड़ी में 2 पक्षियों से बेहतर है। निवेश बस ये तय करने की कला है कि उस झाड़ी में कितने पक्षी हैं, वे कब बाहर आएंगे और आपको वे मिलेंगे भी या नहीं। सही है। और इसके लिए देखिए, हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो या डीसीएफ मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे पता है कि कोई कंपनी 1 साल बाद $100 का कैश देगी, तो मैं आज उसके लिए $80 देने को तैयार हूं, ताकि मुझे 25% का रिटर्न मिल सके। ये सीधा अचूक गणित है, इसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं है। मैं समझती हूँ। ईसप की कहानी सैद्धांतिक रूप से सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वो कैसे? जब आप कह रहे हैं कि आप झाड़ी में झांक कर पक्षियों की गिनती कर लेंगे, तो आप भूल रहे हैं कि 20 साल बाद उस झाड़ी का क्या होगा। मतलब आप 1 साल आगे का गणित तो आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन 20 साल आगे का नहीं। लेकिन अगर कंपनी का इतिहास स्थिर है, तो हम एक सटीक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। नहीं, आप नहीं लगा सकते। लंबी अवधि में झाड़ी में पक्षी तभी बचेंगे जब उसके चारों ओर एक मजबूत इकोनॉमिक मॉट हो, एक ऐसा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ जो दूसरों को दूर रखे। एचडीएफसी बैंक या इन्फोसिस का ही उदाहरण लीजिए। क्या आपको लगता है कि उनका आज का मूल्यांकन सिर्फ पिछले 10 सालों के कैश फ्लो को एक्सेल में आगे ड्रैग करके किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। एचडीएफसी बैंक के पास जो लो कॉस्ट कैपिटल का फायदा है, ग्राहकों का जो अटूट भरोसा है, हाँ, ब्रांड की ताकत। बिल्कुल, और इन्फोसिस के पास जो क्लाइंट स्टिकीनेस है, मतलब एक बार कोई बड़ा क्लाइंट उनके आईटी सिस्टम से जुड़ गया तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चीजें स्प्रेडशीट में तुरंत नहीं दिखती, लेकिन लंबी अवधि में आपके व्यवसाय की रक्षा यही करती हैं। देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये मोट भविष्य की गारंटी की तरह काम करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम ये नहीं जानते कि भविष्य में सटीक रूप से कितना नकद आएगा, तो ये निवेश थोड़ी है, ये तो जुआ हुआ। जुआ? मुझे नहीं लगता कि हाँ, मतलब अगर आप किसी कंपनी के ऐतिहासिक प्रदर्शन और मार्जिन के आधार पर ठोस गणना नहीं कर सकते, तो आप बस हवा में तीर चला रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं। हवा में तीर मैं नहीं चला रही, वो लोग चला रहे हैं जो सोचते हैं कि आज का 15% का मार्जिन 20 साल बाद भी बिना किसी मजबूत मोट के अपने आप 15% ही रहेगा। आप भविष्य के कैश फ्लो का अनुमान तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है या नहीं। प्राइसिंग पावर यानी अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ाने की ताकत। लेकिन आप इसे गणित में कैसे देखते हैं? मैं बताती हूं कि असल दुनिया में ये कैसे काम करता है। मान लीजिए भयंकर महंगाई आ गई, कच्चा माल रातों रात महंगा हो गया। अब क्या आपकी कंपनी अपने ग्राहकों को खोए बिना अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा सकती है? ये एक बड़ा टेस्ट है। बिल्कुल।
क्या उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसी लगातार 15% से ऊपर बना रह सकता है? ये सवाल ज्यादा जरूरी है। थोड़ा रुकिए। श्रोताओं के लिए मैं चाहूंगा कि हम इस आरओसी को थोड़ा सरल भाषा में समझें। मतलब कंपनी अपने व्यवसाय में जो भी पूंजी लगा रही है उस पर वो कितनी तेजी से मुनाफा कमा रही है। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ एक गणित का आउटपुट नहीं है। एकदम सही। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कंपनी के पास कोई ऐसा जादुई फायदा है जिसे बाकी लोग कॉपी नहीं कर पा रहे हैं। और स्विचिंग कॉस्ट को ही देख लीजिए। हाँ, तकनीकी कंपनियों में ये बहुत होता है। सही कहा। एक बार जब कोई कंपनी आपके सॉफ्टवेयर पर निर्भर हो जाती है तो उसे बदलकर किसी नए प्रतिद्वंद्वी के पास जाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। इसीलिए ग्राहक वहीं टिके रहते हैं। DCF मॉडल आपको ये नहीं बताता कि कोई नया प्रतिद्वंद्वी आने पर ग्राहक आपके पास क्यों रुके रहेंगे। वो आपको सिर्फ गुणात्मक विश्लेषण से ही पता चलता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है। अगर इन गुणात्मक संकेतों को, इस तथाकथित ब्रांड पावर को वास्तविक और मापन योग्य ओनर अर्निंग्स या नकद प्रवाह में नहीं बदला जा सकता, तो क्या वे केवल एक भ्रम नहीं है? दम तो नहीं है, मेरा पॉइंट बहुत सीधा है। अगर आपके ब्रांड की बहुत इज्जत है, लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपकी बैलेंस शीट पर फ्री कैश फ्लो नहीं आ रहा है, तो निवेशक के तौर पर मुझे उस ब्रांड से क्या लेना देना? निवेश का पहला नियम बेन ग्राहम ने दिया था, पैसे मत खोना, और इसके लिए उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत दिया। देखिए, बेन ग्राहम का वो तरीका आज के बाजार में आपको सिर्फ फंसाने का काम करेगा। कैसे? बिल्कुल नहीं। आप किसी संपत्ति को उसकी वास्तविक गणना की गई कीमत से बहुत कम पर खरीदते हैं। आप सुरक्षित रहते हैं। याद कीजिए जब गाइको का शेयर $61 से गिरकर सीधा $2 हो गया था। हाँ, 1976 की बात है। बिल्कुल, बाजार में भारी पैनिक था। लोग डर के मारे शेयर कौड़ियों के भाव बेच रहे थे। लेकिन अगर आप भावनाओं और गुणात्मक कहानियों को हटाकर सिर्फ गणित देखते, तो उस व्यवसाय का इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं ज्यादा था। $2 पर उसे खरीदना एक ऐसा मात्रात्मक निवेश था जहां आपको किसी ब्रांड के जादू की जरूरत नहीं थी। आपको बस ये पता होना चाहिए था कि आपके पास एक विशाल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। गाइको का वो उदाहरण क्लासिक है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि खुद वॉरेन बफे ने चार्ली मुंगर के प्रभाव में आकर बेन ग्राहम के सस्ते शेयर ढूंढने वाले तरीके को छोड़ दिया था, लेकिन गणित नहीं छोड़ा था। गणित नहीं छोड़ा, पर मुंगर ने निवेश की पूरी फिलॉसफी ही बदल दी थी। उनका साफ कहना था कि एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना एक साधारण कंपनी को बहुत सस्ती कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ सस्ते मूल्यांकन में नहीं होता, वो व्यवसाय की क्वालिटी में होता है। शानदार कंपनी एक बहुत ही व्यक्तिपरक बात है। मतलब क्वालिटी को गणित के बिना आप कैसे मापेंगे? इसका मतलब है कि आप क्वालिटी के लिए प्रीमियम देते हैं। हमने शुरुआत में सीज कैंडी का जिक्र किया था, आपको याद होगा, उसे $30 मिलियन में खरीदा गया था। हाँ, जबकि उसकी बुक वैल्यू सिर्फ $8 मिलियन थी। बिल्कुल। बेन ग्राहम के सख्त गणितीय नियमों के हिसाब से तो ये एक भयानक निवेश था। बेन ग्राहम ऐसे कभी हाथ नहीं लगाते। जाहिर है, क्योंकि बुक वैल्यू के लगभग 4 गुना पर खरीदना, ये तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत के एकदम खिलाफ है। इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। पर देखिए, असल में हुआ क्या? 2003 तक वो कंपनी हर साल $59 मिलियन का मुनाफा दे रही थी। यानी अपनी मूल खरीद कीमत का लगभग 2 गुना, वो भी हर एक साल। और ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझिए। यह सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे अच्छी चॉकलेट बनाते थे। यह इसलिए हुआ क्योंकि बॉक्स वाली चॉकलेट अक्सर लोग गिफ्ट के तौर पर खरीदते हैं। जैसे कोई पति वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी के लिए चॉकलेट ले रहा हो। तो आप कह रही हैं कि भावनाओं के कारण लोग ज्यादा पैसे देते हैं, और यही क्वालिटी है? बिल्कुल। वैलेंटाइन डे पर कोई भी इंसान $2 बचाने के लिए किसी सस्ती अनजान ब्रांड की चॉकलेट नहीं खरीदना चाहेगा। वो अपनी पत्नी को यह नहीं कहना चाहेगा कि मैंने डिस्काउंट वाली चॉकलेट खरीदी है। यही वो मनोवैज्ञानिक फैक्टर है जो सीज कैंडी को हर साल अपनी कीमतें बढ़ाने की ताकत देता है। प्राइसिंग पावर? हाँ, वो बिना एक भी ग्राहक खोए अपनी चॉकलेट का दाम बढ़ाते गए। स्प्रेडशीट आपको ये इंसानी व्यवहार नहीं सिखा सकती। इसी तरह 1980 के दशक के अंत में
कोका कोला को देखिए, उसे 30 गुना पीई अनुपात पर खरीदा गया था। 30 गुना पीई सुनकर कोई भी पारंपरिक वैल्यू इन्वेस्टर भाग खड़ा होता। एकदम सही। लेकिन वो कंज्यूमर मोनोपोली यानी उपभोक्ता एकाधिकार की ताकत थी। तो क्वालिटी के लिए ज्यादा कीमत चुकाना अक्सर सबसे सुरक्षित दाम होता है। ठीक है, मैं समझ गया कि कंज्यूमर मोनोपोली कैसे काम करती है और सीज कैंडी का उदाहरण वाकई दिलचस्प है। लेकिन अगर आप क्वालिटी के लिए इतना भारी प्रीमियम दे ही रहे हैं तो मेरा तर्क ये है कि वो क्वालिटी व्यवसाय के मॉडल की सरलता में होनी चाहिए, न कि मैनेजमेंट के चमत्कार में। मतलब आप ये मानते हैं कि कंपनी को चलाने वाले लोग मायने नहीं रखते? देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल किसी भी जीनियस मैनेजमेंट से बहुत बड़ा होता है। मैं ऐसे व्यवसाय में निवेश करना चाहता हूं जो इतना अच्छा और सरल हो कि कोई मूर्ख भी उसे चला सके। कोई मूर्ख? हाँ, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई ना कोई मूर्ख उसे चलाएगा ही। जिलेट को देखिए, दुनिया भर में 2.5 अरब पुरुष रोज सुबह उठकर शेव करते हैं। या फिर जस्टिन इंडस्ट्रीज की एक्मे ईंटों को देखिए। ईंटें? उसमें क्या खास है? ईंटें तो कोई भी बना सकता है। यही तो बात है, उसमें कुछ भी खास नहीं है। ईंटें बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बिल्कुल साधारण, उबाऊ और कमोडिटी वाले व्यवसाय हैं। लेकिन ये सफल क्यों हैं? क्योंकि इनके प्रोडक्ट की मांग कभी खत्म नहीं होती और इनका अर्थशास्त्र बहुत ही सरल है। ये बिजनेस मैनेजमेंट की किसी जादुई कला के कारण पैसा नहीं छापते, बल्कि इसलिए छापते हैं क्योंकि इनका ढांचा स्थिर है। ये नजरिया मुझे बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक क्यों? ये विशुद्ध रूप से गणित और व्यवसाय की सरलता है। आपको हर दिन एक नए इनोवेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप फिल फिशर के स्कटलबट सिद्धांत को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। फिशर का पूरा दर्शन ही इसी बात पर टिका था कि मैनेजमेंट की सत्यनिष्ठा, उनकी दूरदृष्टि और उनकी क्षमता क्या है। लेकिन एक साधारण व्यवसाय में मैनेजमेंट का क्या काम है? एक बहुत ही साधारण या बेहतरीन बिजनेस मॉडल भी अगर गलत और बेईमान मैनेजमेंट के हाथों में पड़ जाए तो वो पूरी तरह तबाह हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट का ही उदाहरण लें। न्यूज़पेपर का बिजनेस तो वैसे भी चुनौतियों से भरा होता है और इसीलिए वहां मैनेजमेंट का रोल सबसे अहम हो जाता है। 1971 में जब कैथरीन ग्राहम ने कमान संभाली थी तब उन पर सरकार का भारी दबाव था। फिर भी उन्होंने असाधारण साहस दिखाया और पेंटागन पेपर्स छापने का फैसला लिया। ये फैसला किसी डीसीएम मॉडल से नहीं निकला था। ये उनका प्रबंधकीय मास्टर स्ट्रोक था जिसने अखबार की साख को हमेशा के लिए बदल दिया। या फिर कोका कोला में रॉबर्टो गुइजवेटा को देख लीजिए। उन्होंने जोखिम लिए, अनुत्पादक संपत्तियों को निकाल फेंका और मार्जिन को उस स्तर तक पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये मैनेजमेंट की दूरदृष्टि है जो पूंजी को सही जगह आवंटित करती है। लेकिन देखिए, कैपिटल एलोकेशन तो अंततः एक गणितीय अभ्यास ही है ना। अगर गुइजवेटा सफल हुए तो इसलिए क्योंकि उन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल के गणित को गहराई से समझा। उन्होंने उन्हीं प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जहां रिटर्न डिस्काउंट रेट से ज्यादा था। लेकिन ये फैसला लेना, ये कोई रहस्यमयी लीडरशिप नहीं है। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का बेसिक फर्स्ट ईयर का गणित है। आप जिन प्रबंधकीय निर्णयों की बात कर रही हैं, उन्हें सफलता केवल तभी मिलती है जब वे गणितीय रूप से सही हों। तो चलिए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो सीधे आपके इस गणित को चुनौती देता है। इंश्योरेंस यानी बीमा के व्यवसाय को ही लीजिए। इंश्योरेंस? वो तो पूरी तरह से गणित और प्रोबेबिलिटी का ही खेल है। उसमें क्वालिटेटिव क्या है? अपने मूल रूप में हाँ, इंश्योरेंस एक बेहद साधारण कमोडिटी व्यवसाय है। कोई पेटेंट नहीं, कोई ट्रेडमार्क नहीं। हर कंपनी एक जैसी पॉलिसी कागज पर लिखकर बेच सकती है। लेकिन ये मैनेजमेंट ही है जो इस कमोडिटी को एक फ्रेंचाइजी में बदल देता है। बर्कशायर के री इंश्योरेंस ग्रुप में अजीत जैन का काम देखिए। 2003 में उन्होंने अपनी फ्लोट लागत को -3% कर दिया था। एक मिनट, मुझे आपको यहाँ रोकना होगा। हमारे श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट करते हैं। फ्लोट यानी वो पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम के तौर पर ग्राहकों से लेती है, लेकिन अभी तक क्लेम के तौर पर चुकाया नहीं है। बिल्कुल। कंपनी उस पैसे को अपने पास रखती है और निवेश करती है। तो आप कह रही हैं कि अजित जैन को ये पैसा अपने पास रखने के लिए उल्टा पैसे मिल रहे थे। एकदम सही। -3% कॉस्ट ऑफ फ्लोट का मतलब यही है कि लोग उन्हें अपना पैसा रखने और उसे कहीं और निवेश करके भारी मुनाफा कमाने के लिए 3% का भुगतान कर रहे थे। ये तो बहुत ही अद्भुत है ना? अब मुझे बताइए, क्या कोई भी स्प्रेडशीट आपको ये बता सकती है कि कौन सा मैनेजर इस स्तर का अनुशासन दिखाएगा?
अजित जैन ने जोखिम को इतने सटीक तरीके से मापा और उन खराब पॉलिसियों को लेने से साफ मना कर दिया जो बाकी लोग आंख मूंद कर ले रहे थे। एक खराब मैनेजर उसी इंश्योरेंस कंपनी को डुबा सकता है और हमने कई कंपनियों को डूबते देखा है, लेकिन एक जीनियस मैनेजर ने उसे एक अभेद्य किले में बदल दिया। ये विशुद्ध रूप से मैनेजमेंट का जादू है, गणित का नहीं। देखिए, अजीत जैन का काम निस्संदेह असाधारण है, लेकिन उन्होंने जो किया उसके पीछे भी तो जोखिम और प्रोबेबिलिटी की कठोर गणितीय गणनाएं ही थीं। गणनाएं थी, लेकिन अनुशासन उनका था। सही है, लेकिन उन्होंने खराब पॉलिसियों को क्यों नकारा? क्योंकि गणित उनके पक्ष में नहीं था। अंततः उन्होंने जो उत्पन्न किया वो फ्लोट था, मुफ्त नकद प्रवाह, जिसका उपयोग अन्य संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैनेजमेंट या मोट्स बेकार हैं। तो आपका अंतिम तर्क क्या है? मेरा मूल तर्क ये है कि मैनेजमेंट की नीतियां, ब्रांड की वफादारी और आर्थिक खाइयां वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंततः वे भविष्य के नकद प्रवाह की गणितीय गणना के लिए केवल इनपुट हैं। आप उन्हें सिर्फ इनपुट मानते हैं? हाँ, वे केवल इनपुट हैं। ये सभी गुणात्मक कारक अंततः एक स्प्रेडशीट पर आकर संख्याओं में तब्दील होने चाहिए। अगर आपका मोट कंपनी के मार्जिन को बढ़ा नहीं रहा है या पूंजी की लागत को कम नहीं कर रहा है, तो निवेशक के लिए उस मोट का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। कहानी कितनी भी अच्छी हो, मूल्य को हमेशा संख्याओं में ही सिद्ध होना चाहिए। पर यही तो असली पेंच है। वे संख्याएं हवा से प्रकट नहीं होती हैं। गणितीय सूत्र, डीसीएफ मॉडल और जटिल स्प्रेडशीट्स तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक कि व्यवसाय की गुणात्मक नींव चट्टान जैसी मजबूत न हो। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप भविष्य के 20 वर्षों के नकद प्रवाह की बड़ी आसानी से गणना कर सकते हैं, लेकिन यदि उस व्यवसाय का मोट कमजोर है, ब्रांड अपनी चमक खो रहा है या मैनेजमेंट बेईमान और अयोग्य है, तो आपका वो पूरा गणितीय मॉडल गार्बेज इन गार्बेज आउट का शिकार हो जाएगा। क्वालिटी ही वो सुरक्षा कवच है जो ये सुनिश्चित करती है कि आपके गणित के समीकरण भविष्य में असल जिंदगी में सच साबित होंगे। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटें, तो ये बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि किसी भी व्यवसाय की जटिलता को पूरी तरह समझने के लिए हमें इन दोनों दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। क्वालिटेटिव विश्लेषण आपको ये बताता है कि कंपनी 20 साल तक मैदान में टिकेगी या नहीं, और क्वांटिटेटिव विश्लेषण आपको ये बताता है कि आपको आज उस कंपनी के लिए कितनी कीमत चुकानी चाहिए। इस स्रोत सामग्री में अभी भी ऐसे कई शानदार उदाहरण हैं जिन पर हमने आज विस्तार से बात नहीं की। बिल्कुल, जैसे कि पैम्पर्ड शेफ का वो अनोखा बिजनेस मॉडल जहां बिना किसी भारी ऋण के बड़ी मात्रा में कैश जनरेट किया जाता है। हाँ, या फिर क्लेटन होम्स, जिसने एक बेहद मुश्किल और चक्रीय उद्योग में भी लगातार मुनाफा कमाया। ये केस स्टडीज ये साबित करते हैं कि जब बेहतरीन गणित और बेहतरीन मैनेजमेंट एक साथ आते हैं तो क्या जादू होता है। सही कहा आपने। आज की इस चर्चा के बाद हम किसी एक दृष्टिकोण को पूर्ण विजेता घोषित नहीं कर रहे हैं। हम ये फैसला आप पर, यानी हमारे श्रोताओं पर छोड़ते हैं कि वे स्वयं के निष्कर्ष निकालें। बिल्कुल। लेकिन जब आप अगली बार किसी कंपनी का मूल्यांकन करें या उसकी बैलेंस शीट देखें, तो उस ब्लूप्रिंट और गुरुत्वाकर्षण के नियम को याद रखें कि आप केवल संख्याओं की सटीकता पर भरोसा कर रहे हैं या आप उस मानवीय और गुणात्मक पहलू को भी तौल रहे हैं जो उन संख्याओं को संभव बनाता है। और जब आप किसी ब्रांड की कहानी से प्रभावित हो तो खुद से ये पूछना मत भूलिएगा कि क्या ये बेहतरीन कहानी मेरे कैश फ्लो में दिख रही है। बहुत ही बढ़िया विचार। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा गहराई से